नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्मार्ट स्टडी चैनल पे। सीटेट के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः 4 जनवरी 2022 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो सीडीपी का क्वेश्चन आया हुआ था, आज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं स्थूल कौशल का। इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन ए में है एक पैर पर संतुलन करना, ऑप्शन बी में है एक मटर को उंगलियों से दबाना, ऑप्शन सी में है किताब के पन्ने पलटना, ऑप्शन डी में है पेंसिल पकड़ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग स्थूल कौशल का उदाहरण क्या है। यहाँ पे स्थूल कौशल का उपयोग का उदाहरण, स्थूल कौशल का उपयोग का उदाहरण एक पैर पर संतुलन करना है। क्या इसका आंसर सही हो जाएगा, एक पैर पर संतुलन करना, ऑप्शन ए सही है। इसमें क्या होता है, बच्चों में विकास की प्रक्रिया जो है सिर से पैर की ओर होती है, ठीक है, जबकि मानसिक क्षेत्र में वह मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। जो कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था स्थूल क्रियात्मक कौशल, जिसमें कि चलना, सबसे पहले बैठना, फिर उठना, चलना, दौड़ना, फिर फेंकना, ये सब में तीव्रता से विकास होता है। 5-6 साल का बालक दौड़ता है, गेंद पकड़ता है, गेंद फेंकता है, अनेक प्रकार की क्रियात्मक गतिविधि को विकसित करता है। और ठीक है, उसके बाद फिर चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विकासात्मक परिणाम, विकासात्मक परिणाम है, ऑप्शन ए है आनुवांशिक पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, ऑप्शन बी में है किसी व्यक्ति को केवल आनुवांशिक ढांचा, ऑप्शन सी में है केवल सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा, ऑप्शन डी में है ना तो वंशानुगत न ही पर्यावरणीय कारक। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमको, निम्न में से विकासात्मक परिवर्तन का परिणाम है। विकासात्मक परिवर्तन का परिणाम क्या है, आनुवांशिक, आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। इसमें देखिए ऑप्शन को किस प्रकार से हम लोग छांट सकते हैं। तो विकासात्मक परिवर्तन में किसका परिणाम है, इसमें केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, केवल जो होता है नेगेटिव वर्ड होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक, केवल यहाँ पे भी है तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल कहने का तात्पर्य ओनली वन, इसी के कारण, तो ये ओनली वन नहीं, विकासात्मक परिवर्तन जो है दोनों पर निर्भर करता है, वंशानुगत पर भी और पर्यावरण पर भी। ऑप्शन डी में है ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाए, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है, आप लोग पहले से जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, शैशवा अवस्था होता है, शैशवा अवस्था नहीं, उससे भी पहले होता है प्रसूति काल, यानी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो उसको बोलते हैं प्रसूति काल। उसके बाद होता है शैशवा अवस्था, पहला होता है प्रसूति काल जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। दूसरा होता है शैशवा अवस्था, शैशवा अवस्था जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहता है। शैशवा अवस्था के बाद आता है तीसरा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है 6 से 12 तक होता है। बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला होता है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को हम लोग 2 से लेकर 6 तक बांटते हैं और उत्तर बाल्यावस्था को 6 से लेकर 12 तक बांटते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा होता है इसका किशोरावस्था, फिर पाँचवा होता है युवावस्था, छठा होता है प्रौढ़ावस्था, तो इस प्रकार से उसके बाद फिर सातवां होता है वृद्धावस्था। तो सबका काल, तो हम लोग को यहाँ पे ज़्यादातर पूछा जाता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 2 होता है, जिसमें पहला है 2 से 6 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था और 6 से 12 तक उत्तर बाल्यावस्था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसका। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछ रहा है कि 2 से 6 वर्ष, तो 2 से 6 वर्ष तक के अवस्था को क्या बोलेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवावस्था नहीं होगा, शैशवावस्था का काल जन्म से 2 वर्ष तक है। उसके बाद है किशोरावस्था, किशोरावस्था का 12 से 18 तक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। मध्य बचपन का कोई यहाँ काम ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है, अभिकथन आर, इसमें कथन कह रहा है बच्चों में, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उस
रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वह देखते हैं। और इसका कारण क्या बता रहा है कि दोनों परिवार और साथियों में के अलावा मीडिया, यानी कि इन दोनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक बनता जा रहा है। तो ऑप्शन यानी कि कथन और कारण दोनों क्या है, सही है। और कथन आर का व्याख्या भी कथन ये करता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्याजे के सिद्धांत से है। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्याजे के बारे में डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देखें। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर को सॉल्व करते हैं। प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षक की गतिशीलता, ऑप्शन दूसरा में है विविध सामग्रियों का प्रावधान, ऑप्शन तीसरा में है मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, और ऑप्शन डी में है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे आप लोग जरा क्वेश्चन को गौर से देखकर बनाने का कोशिश करेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए शिक्षक की गतिशीलता, ये बिल्कुल ज़रूरी है अधिगम को सुगम बनाने के लिए। जब तक टीचर एक्टिव नहीं रहेगा तो बच्चों को समझने में काफ़ी कठिनाई आएगी। उसके बाद दूसरा में क्या है, दूसरा में है विविध सामग्रियों का प्रावधान। विविध सामग्रियों का प्रावधान ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा को एक विधि से समझ में नहीं आ रहा है तो अलग अलग सामग्रियों के माध्यम से, अलग अलग विधियों के माध्यम से उसको समझाने का कोशिश किया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा में क्या कह रहा है, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, ये भी बिल्कुल सही है, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना, ये नहीं होगा। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना ये प्याजे नहीं करता है। तो 1, 2 और 3, तो यहाँ पे देखिए छांटना ऑप्शन को कैसे है, 4 नहीं होगा। ठीक है, जब 4 नहीं होगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में 4 है तो ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन सी में 4 है ऑप्शन सी खत्म, और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ ऑप्शन डी में भी 4 है तो ऑप्शन डी भी खत्म, इसलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलने वाले बादल और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। कहने का मतलब है कहाँ पर इसमें बच्चों में जीववादी दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। तो हम लोग पहले ही जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। तो देखिए कहाँ पे होता है, संवेदी अवस्था। ये संवेदी अवस्था जीन पियाजे के अनुसार 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से लेकर 4 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 4 से 8 और ये 8 से 12। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2, 2 से 4 और ये 4 से 8, ये 8 से 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे संवेदी चालक अवस्था में बच्चा में जीववादी दृष्टिकोण नहीं होता है, वह जीववाद के बारे में नहीं समझ पाते हैं, वह सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं। जिस कारण से अगर छोटा बच्चा को कभी खेलने कूदने के दरम्यान अगर चोट लग जाती है तो अगर चौकी यानी कि बेड से अगर उसको चोट लग जाती है तो उसको बेड को ठोकने के बाद उसको समझाते हैं कि इसको मार दी है अब शांत हो जाओ, तो बच्चा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो उसमें ये गुण नहीं रहता है जीववादी का, लेकिन कि वो जैसे ही 2 से 4 वर्ष का होता है वो बच्चा जीववादी का गुण समझ में आ जाता है उसको। ठीक है, बी यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भाषा
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये कौन कहते हैं? ऑप्शन ए में है लेव वाइगोत्स्की, बी में है जीन पियाजे, सी में है हार्वर्ड गार्डनर और डी में है कोहलबर्ग। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कुछ क्वेश्चन को आप लोग अपने अनुसार भी छांट सकते हैं। उसको कैसे छांट सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे होता है हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन सी में है, ये बुद्धि से संबंधित सिद्धांत दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ये कोहलबर्ग है, लॉरेंस कोहलबर्ग, ये नैतिकता संबंधी सिद्धांत दिया है, तो ये भी ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। और उसके बाद रहा लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे। लेव वाइगोत्स्की जो कि है ये सामाजिक संबंधी सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है, और पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सबसे महत्वपूर्ण बताया है। तो यहाँ पे 7 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ले वाइगोत्स्की, यहाँ पे पियाजे नहीं होगा, क्योंकि पियाजे संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भाषा को नहीं मानता है। भाषा को कौन मानता है? ले वाइगोत्स्की। यहाँ ले वाइगोत्स्की कहता है बच्चों में सबसे पहले भाषा का विकास होता है, फिर उसमें विचार आता है। लेकिन जीन पियाजे क्या कहता है? बच्चों में पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है। तो यहाँ ऑप्शन 7 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतियोगिताओं द्वारा, ये नहीं होगा। साथियों से बातचीत करके, ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, ये भी नहीं। सी भी कट जाएगा, क्योंकि जहाँ पुरस्कार और दंड का बात आएगा वो नेगेटिव सेंस होता है, प्रतियोगिता नेगेटिव सेंस होता है। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध, यानी कि वस्तुओं की प्रतिक्रिया के अनुबंध करके, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 8 का बी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चा निष्क्रिय, ऑप्शन ए में है निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। ऑप्शन बी में है ज्ञान के निर्माण के सक्रिय रूप में लगे हुए हैं। सी में है ब्लैक बोर्ड से उत्तरों को प्रतिलिपि, मतलब उसको छापना उतारना बनाने को अग्रसर होते हैं। डी में है केवल निष्क्रियता श्रोता होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले निष्क्रिय, ये निगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं होने वाला है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड से छापना यानी उतारना, ये भी नहीं होने वाला है। केवल निष्क्रिय, केवल भी नेगेटिव है और निष्क्रिय भी यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा तब? ज्ञान के निर्माण में बच्चा क्या रहता है? सक्रिय रूप से भाग लेता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित इसमें निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है, अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। यानी कि सजा और आज्ञाकारिता जो अभिविन्यास है कानून द्वारा तय नहीं है, कानून तय नहीं है, लेकिन समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। ऑप्शन ए में है। बी में है अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता जो होता है अभिविन्यास, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित किया जाए, मतलब दूसरों के सामने भला बनकर उससे अपना चर्चा यानी कि अपने बारे में अच्छी बातें सुनने के लिए। और सी में कह रहा है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुनता है। और डी में है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा। तो यहाँ पे हमको सही सुमेलित करना था, तो चलिए इसको देखते हैं अब हम लोग। सजा और आज्ञाकारिता, ऑप्शन बी कानून तय नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सजा और आज्ञाकारिता ये कानून भी तय करती है। ऑप्शन बी में है अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता, जो दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करती है, मतलब अपनी प्रशंसा को पाना चाहती है दूसरों के द्वारा, अच्छा लड़का लड़की बन के। तो ऑप्शन 10 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? हार्वर्ड गार्डनर, जस्ट पहले इसका क्वेश्चन आया हुआ था। हार्वर्ड गार्डनर किससे संबंधित है? तो बुद्धि से संबंधित है, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं। तो कौन पहचान सकता है? वनस्पति और जीव की विभिन्न प्रजाति के बारे में। स्थानिक ये होगा नहीं, संगीतमय ये होगा नहीं, संगीतमय मतलब जो संगीत को पहचान पाएगा। यहाँ पे है अंतराव्यक्तित्व,
यहाँ अंतरा व्यक्तित्व कहने का मतलब हुआ जो दूसरे व्यक्ति को समझ सकता है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 का प्रतिकृतिवादी, प्रकृतिवादी कहने का मतलब हुआ वह प्रकृति से संबंधित सभी चीज़ को वो बहुत जल्दी समझ सकता है, सीख सकता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से क्वेश्चन है इसमें, किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। तो मूल्यांकन का मानकीकरण नहीं होगा यहाँ पे, पाठ्यक्रम का मानकीकरण नहीं होगा, एक भाषावाद तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है क्या? बहुभाषावाद। जहाँ पे भी बहुभाषावाद मिले तो वो एक पॉजिटिव वर्ड है, बाकी 4 ऑप्शन से वो सबसे ज़्यादा सही होने की संभावना रहता है 99%। तो हम लोग बहुभाषावाद के साथ जाएंगे यहाँ पे। 12 का ए हो जाएगा। उसके बाद 13 में क्या कह रहा है? एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती है और उनके अनुसार व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण है? तो ये जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। किसका है? जेंडर पक्षपात, यानी कि यहाँ पर लड़का का काम क्या बता रहा है? जोखिम, और लड़की का आज्ञाकारी और ईमानदार, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? जेंडर पक्षपात को बढ़ावा दे रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? शिक्षक को बच्चों को आकलन के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है अभिकथन। और उसका कारण क्या बता रहा है? कोई भी मूल्यांकन मानकीकृत बच्चों के प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है। कोई भी एक मूल्यांकन जो है बच्चों के विकास के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही हो, और उसका व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा 14 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं करती है, नहीं दर्शाती है? यहाँ पे सीखने के लिए कौन सा आकलन को नहीं दर्शाता है? निगेटिव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? निगेटिव, नहीं दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए, नहीं दर्शाता है, तो हमको ये पूछ रहा है नहीं दर्शाता है। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं, वे कहाँ हैं, वे क्या कहाँ जा रहे हैं, और वे कहाँ कैसे पहुँचे, और कहाँ वहाँ कैसे पहुँचे। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद है शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया देते हैं। ये भी सही है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। जहाँ पे भी तुलना नजर आए तो वो एक निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत होने का संभावना है, ठीक है। और ऑप्शन डी में क्या कहा है? रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जा सकता है। ये भी सही है, और क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा, तो ऑप्शन सी नंबर इसका तब क्या हो जाएगा? सही, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर में क्या कर रहा है? समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? अमान्य सॉरी ऑप्शन नंबर ए में है लचीला शिक्षा शास्त्र, ये भी हो सकता है। बी में है आगम्य इमारत, सी में है अमान्य मानसिकता, डी में है मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो सबसे यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल आंसर क्या है? लचीला शिक्षा शास्त्र, मतलब बिल्कुल आसान सा पाठ्यक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 16 का ए सही हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर में चलते हैं। 17 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संसार में चुनौतियों का कारण बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है आत्म केंद्रित या स्वलीनता, बी में है पठन विकल्प, सी में है गुणज विकल्प, डी में है गतिमान दिव्यांगता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है, ये बनती है आत्म केंद्रितता या स्वलीनता, ठीक है। आत्म केंद्रितता या स्वलीनता विकार जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और बच्चे के संज्ञानात्मक भावनात्मक सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी क्या करता है? प्रभाव डालता है। ऐसे दिव्यांग बच्चों को सामाजिक संकेत, भावना, सामाजिक व्यवस्था आदि का जवाब देना चुनौतीपूर्ण लगता है। इसलिए आत्म केंद्रित से पीड़ित लोग अपनी स्थिति की प्रकृति के कारण दूसरे के साथ मेलजोल, बातचीत और संवाद करना मुश्किल लगता है, ठीक है। इसलिए स्वलीनता या आत्म केंद्रित से पीड़ित बच्चों को मुख्यधारा की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित और निर्देशित किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें सिर्फ सामाजिक स्वीकृति के लिए एक दूसरे की तरह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो 17 का यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है?
निम्न में कौन सुविधाविहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? सुविधाविहीन और वंचित समूह कौन सा शामिल करने में मदद करता है? विविधता को महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की और केंद्रित शिक्षा शास्त्र, मानकीकृत परीक्षण। तो यहाँ मानकीकृत परीक्षण नहीं होगा, प्रमुख समूह की और केंद्रित शिक्षा शास्त्र भी नहीं होगा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर तब कैसे हो जाएगा? विविधता को महत्व। हम पहले भी बता चुके हैं, जहाँ पे भी विविध आए यह एक पॉजिटिव सेंस होता है, जो कि क्वेश्चन के बाकी 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सही होने की संभावना रहता है इसमें, ठीक। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है? सामग्री को कई तरीकों से प्रस्तुतिकरण करने में प्रावधान से निम्नलिखित में से किसमें समावेशन में मदद मिलेगी? सामग्री को कई तरह से क्या कर रहा है? प्रस्तुत कर रहा है, और इसमें समावेशन में कौन इसमें मदद करता है? श्रवण बाधित छात्र, इसको तो करता ही है, ठीक है। उसके बाद है दृष्टि बाधित छात्र, इसको भी करता है। और 3 में है अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, ठीक है। उसके बाद 4 में है गतिमान दिव्यांग वाले छात्र। तो ये दोनों नहीं है, 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। 19 का क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर में चलते हैं। 20 नंबर में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? कौन सा सही युग्म है? गुणज विकल्प, कैलकुलेटर का प्रावधान कर देना है उसके लिए। पठन विकल्प, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना है। दृश्य दोष, ऑडियो टेप देना है। और सर्वनहानि, चित्र वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो गुणज विकल्प है वो कैलकुलेटर से संबंधित होगा। यहाँ पे आप लोग याद भी रख सकते हैं, गुना भागा का काम मैथ में होता है, और मैथ के लिए हमको क्या चाहिए? कैलकुलेटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर में क्या कर रहा है? प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि बेहतर है? प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा बेहतर है? तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा करके सीखना। 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रटना नहीं है, निष्क्रिय रूप से भी नहीं सुनना है। जब बच्चा सुनेगा ही नहीं तो वो सीखेगा कैसे? बिना समझे नकल करना, अब समझ में ही नहीं आया, छाप के सिर्फ बोर्ड से चलाएगा तो उससे भी उसका अधिगम नहीं होना है। रटना तो बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये कथन है और इसका तर्क क्या दिया जा रहा है? अधिगम मुख्य रूप से सामाजिक प्रक्रिया है, मुख्य रूप से सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, क्योंकि अधिगम विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी तो महत्वपूर्ण है, ये बात बिल्कुल सही है। और अधिगम मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया है, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरटेक्ट होकर ही बच्चे अधिगम करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा? कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए, उन्हें उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना चाहिए। अस्पष्ट है, ये नेगेटिव है, ये नहीं होने वाला है। उसके संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, ये भी नहीं होने वाला है। उसे उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 में क्या करा? निम्नलिखित में कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है? निगेटिव पूछ रहा है, सकारात्मक योगदान नहीं देती है। ऑप्शन ए में है आवश्यकता अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, ये तो देती है। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, ये भी क्या करती है? देती है। और ऑप्शन सी में है पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, ये भी बिल्कुल सही है। पाठ्यचर्या में नया नया जो भी प्रकार का उपकरण आता है उसका उपयोग करके बच्चा को अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान देता है। परीक्षा केंद्रित कठोर रणनीति, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि कठोर शिक्षण रणनीति का बात कर रहा है। जहाँ भी कठोर आएगा ये नेगेटिव वर्ड होता है, और नेगेटिव सेंस बिल्कुल गलत होता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा था? नेगेटिव पूछ रहा था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है
कथन है, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। ये बिल्कुल सही कथन है। और इसका तर्क क्या दिया जा रहा है, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिन पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें करा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनके समझ की जांच करने में मदद करता है। तो विस्मरण ये नहीं होगा, अनुकृति ये भी नहीं होगा, उसके बाद है अभिसंज्ञान ये सही हो जाएगा, और रटना तो है नहीं क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर इसलिए इसका सी हो जाएगा अभिसंज्ञान। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, बच्चों में भ्रांतियां होना डैश है। बच्चों में भ्रांतियां होना क्या है, प्राकृतिक है। बच्चों में भ्रांति होना प्राकृतिक है, क्योंकि शैशवावस्था में क्या होता है, शैशवावस्था में बच्चों की ज्ञानेंद्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होने लगता है। इस माध्यम से वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संबंध में प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने लगता है, अलग अलग प्रकार के प्रश्न को पूछने लगता है। उसके बाद क्या होता है, बाल्यावस्था में बालक के मन में किसी वस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान का अभाव होता है। ठीक है, लेकिन उसकी स्थितियों में जब बालक का पूर्व ज्ञान के साथ संबंध नहीं बन पाता है तो उसमें भ्रांतियाँ उत्पन्न होने लगती है, जो कि एक प्राकृतिक है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करा है, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है सीखने में बेहद उत्साहित दिखाएगा, नहीं, वो जब असहायता महसूस कर रहा है तो उत्साह कैसे दिखाएगा। बी में कह रहा है महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, नहीं, जब वो उसको दिक्कत हो रहा है सीखने में तो वो महारत कैसे लक्ष्य को हासिल करेगा। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, नहीं, वो प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य पर भी ध्यान नहीं देगा। वो क्या करेगा, शैक्षिक गतिविधि से अलगाव करने लगेगा, मतलब शैक्षणिक कार्यक्रम से वह दूर होने लगेगा, उसको अधिगम असहायता महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। रुचि के कारण कई नई भाषा सीखना, नहीं, नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना ये भी नहीं होगा। सॉरी, एक मिनट फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन होता है। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, ऑप्शन बी में है नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। तो 29 का हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रुचि के कारण नई भाषा सीखना इंटरनल मोटिवेशन के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, इस सेट का है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। पर्यावरणीय मतलब वातावरण, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। रवैया ये तो व्यवहारिक है, प्रेरणा ये भी आंतरिक होता है, व्यक्तित्व लक्षण ये भी व्यवहारिक होता है, और उसके बाद है विद्यालय, ये विद्यालय सही हो जाएगा इसका, क्योंकि यह पर्यावरण यानी कि समाज से जुड़ा हुआ है पर्यावरण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप आप लोग को 30 क्वेश्चन का डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेट नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए बाय।